पहले वाले पार्ट है ना वो तो हो चुके हैं, तो ये वाला पार्ट है आपको, मतलब एनसीईआरटी है ना, वो धीरे धीरे एनसीईआरटी है वो मैं प्रोवाइड करवाती जाऊँगी, रोज़ 10 या 15 मिनट की एनसीईआरटी है वो मिलेगी आपको। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 टाइप के मेजर, मतलब थोड़ा धीरे बोलेंगे, तो यहाँ पे 3 टाइप के मेजर टाइप के आरएनए हैं, और यहाँ पे सबसे पहले 3 टाइप के है, उसमें से कौन सा एमआरएनए है, टीआरएनए है और एक आरआरएनए है, जिसमें से 3 आरएनए है ना वो सिंथेसाइज प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए अपने को चाहिए। तो एमआरएनए प्रोवाइड करवाता है टेम्पलेट, टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लाता है, मतलब ये टेम्पलेट है आपको, और इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए ना, तो वो कौन ला के देगा, टीआरएनए चाहिए, टीआरएनए ला के देगा, ठीक है। तो ये टेम्पलेट क्या है, ये टेम्पलेट है कि इससे मेन प्रोटीन बनेगी, एमआरएनए से मेन प्रोटीन बनती है, तो वो क्या, मतलब जैसे हम, सुनो वापस सुनो इसको, जैसे एक सेकंड, ये हो गया, जैसे ये डीएनए था अपना, डीएनए था, तो डीएनए में से एक से क्या बन रही थी, प्रोटीन बन रही थी ना, तो ये क्या कर रहा था, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था ना, तो वैसे ही एमआरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनवाता है, एमआरएनए प्रोटीन बनवाता है, तो ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। और ये जो टीआरएनए थे ना, जो हमारा यहाँ डीएनए है, अब इस डीएनए से आगे अपना एमआरएनए बनाना है, तो टीआरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को उठा के लाएगा और इसको बनवाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में क्या है कि ये हो गया एमआरएनए, क्या, एक तो एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए क्या करेगा, आरआरएनए क्या करेगा, मेजर स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक रोल प्ले करेगा ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ट्रांसलेशन प्रोटीन ही होता है, प्रोटीन में मेजर रोल किसका होगा, आरआरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन मत कर देना, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है, आरआरएनए क्या करेगा, मेजर रोल प्ले करेगा, टीआरएनए बीइंग अमीनो एसिड एंड it's the genetic code. The rRNA play a structural and catalytic role during the translocation. There are a single DNA dependent RNA polymerase that catalyze the transcription in all three DNA dependent RNA polymerase that catalyze the transcription all type of RNA in bacteria. अब ये कहता है कि चलो यूकैरियोट्स के अंदर तो 3 टाइप के हैं, पर यूकैरियोट्स में 3 टाइप के हैं, पर उसके अंदर प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप के नहीं है, प्रोकैरियोट्स में ओनली एक ही टाइप का है, और वो कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज है वो तीनों डीएनए का काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज है वो तीनों डीएनए का काम करेगा। जबकि बैक्टीरिया, उसके अंदर यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स में तो तीनों अलग अलग काम कर रहे थे, पर जो प्रोकैरियोट्स है ना उसमें सिर्फ एक ही काम करेगा, ठीक है, वो कौन होगा, आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, किससे बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा और इनिशिएट करेगा किसको, इनिशिएशन करवाएगा किसकी, आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा प्रोमोटर से। अब वो प्रोमोटर वगैरह काफ़ी दिन पहले क्लास हुई थी, वो याद है कि नहीं है, यहाँ ये स्ट्रक्चरल जीन था, स्ट्रक्चरल जीन में यहाँ पे प्रोमोटर था और यहाँ टर्मिनेटर था, याद है। अब इससे आरआरएनए बाइंड करेगा और फिर आगे जाके ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन बन कर लिया। ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन हो जाएगी। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट। अब ये आरएनए पॉलीमरेज है वो किस, कोई भी रिएक्शन होती है उसमें ये रिएजेंट होता है, आपने इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये सबस्ट्रेट होता है, तो इसका यूज़ करके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, आरएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ आरएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आरएनए पॉलीमरेज के लिए क्या है, सबस्ट्रेट। जो आपने ऑर्गेनिक में देखा ही है कि आपको कोई भी जो रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बनाना है तो आपको सबस्ट्रेट चाहिए और फिर आपको रिएजेंट चाहिए, उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, इनिशिएशन किसने करवाया, इनिशिएशन कौन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज। और ये आरएनए पॉलीमरेज किसको यूज़ करेगा, न्यूक्लियोटाइड को, और न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करके क्या बनवाएगा, एमआरएनए। तो इसके बाद में एंड द पॉलीमरेज इन द टेम्पलेट डिपेंडेंट एंड फैशन फॉलो द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और ये न्यूक्लियोटाइड इसके अंदर कैसे लगेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री ही लगेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री वाला फैशन तो सब जगह चलेगा, यहाँ भी चलेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला सीन तो यहाँ पे भी चलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्या था, मैंने इतनी बार बता दिया ना, अब मेरा बताने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ये सब चीज़ें, कि यहाँ पे ए के अपोजिट आरएनए बना रहे तो यहाँ यू आएगा, जी के अपोजिट सी आएगा, ठीक है। तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री वाला सीन कर चलेगा। और उसके बाद में क्या है कि इट सम हाउ ऑल्सो फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यू द इलोंगेशन, और इलोंगेशन को कंटिन्यू करते हैं।
इसमें क्या बोलता है कि ये फैसिलिटेट ओपनिंग आरएनए मतलब जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है, जैसे ट्रांसलेशन जब हमने जो रेप्लिकेशन करवाया था उसके लिए क्या चाहिए था अपने को, डीएनए हेलिकेज चाहिए था उसको डीएनए को ओपन करने के लिए। अब अपने को डीएनए हेलिकेज नहीं चाहिए, अपने को चाहिए क्या, आरएनए पॉलीमरेज ही इलोंगेशन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज ही उसको क्या करेगा, ओपनिंग में काम करेगा, ओपनिंग करवाएगा, कंटिन्यू इलोंगेशन करवाएगा, एक शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंडेड टू एंजाइम, और एक छोटा सा स्ट्रेच तो उसके ऊपर बाउंडेड रहेगा जो आगे जाके क्या न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा और मतलब ट्रांसक्रिप्शन करवाता जाएगा। वन ऑफ द पॉलीमरेज रीच द टर्मिनेशन रीजन, जैसे ही पॉलीमरेज है जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेशन रीजन तक पहुंच जाएगा तो ये क्या करेगा, आरएनए को वहीं पे गिरा देगा, साइड कर देगा। सो ऑल्सो द आरएनए पॉलीमरेज भी साइड हट जाएगा। दिस रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन यहीं पे बंद हो जाएगी। तो अपनी ट्रांसक्रिप्शन यहीं पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले इनिशिएशन होकर आरएनए पॉलीमरेज का काम पता चल गया, वो डीएनए को ओपन भी करवाएगा और डीएनए को इलोंगेशन भी करवाएगा, और जैसे ही टर्मिनेशन पॉइंट आएगा, टर्मिनेटर आएगा, ये स्ट्रक्चरल जीन थी यहाँ 5 डैश के ऊपर, किसके कौन से 5 डैश था, वो था हमारा कौन सा, कोडिंग वाला, और यहाँ 3 डैश पे टर्मिनेटर था, आरएनए पॉलीमरेज लगा, और आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे न्यूक्लियोस एज ए सबस्ट्रेट न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करके क्या बना दिया, एमआरएनए बना दिया, जो कि क्या हो गई, अब ट्रांसक्रिप्शन हो गई। In the intervening question that are the how RNA polymerase able to catalyze the all 3 step। अब यहाँ पे तीनों स्टेप को ये कैटेलाइज कैसे करता है, जिसमें इनिशिएशन भी आता है, इलोंगेशन भी आता है और टर्मिनेशन भी आता है। अब क्या है कि अगर मतलब ये क्वेश्चन उठता है कि आरएनए पॉलीमरेज ये तीनों काम कैसे कर ले रहा है, इनिशिएशन भी करा दे रहा है, इलोंगेशन भी करवा दे रहा है, टर्मिनेशन भी करवा दे रहा है, पर जो आरएनए पॉलीमरेज है ना वो कैपेबल है ओनली कैटेलाइज द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन, मतलब वो ओनली न्यूक्लियोटाइड को जोड़ सकता है, वो यही कैटेलाइज प्रोसेस कर सकता है, मतलब वो ओनली न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के एक चेन बना सकता है, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता। कौन, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जो स्ट्रक्चरल जीन से जुड़ा था और फिर हमारा पूरा एमआरएनए बना था, तो अब ये बना है, इनिशिएशन करवाया, फिर टर्मिनेशन पॉइंट आया, तो ये सब कौन करवाएगा, तो इसके लिए मेन है कौन, हमारा इनिशिएशन फैक्टर इज सिग्मा एंड टर्मिनेशन फैक्टर इज रो। ठीक है, जो इनिशिएट कराता है और टर्मिनेट करवाता है ट्रांसक्रिप्शन को, इट एसोसिएटली जो है किससे, एक तो इनिशिएशन फैक्टर से और एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रो से, जो इसका इनिशिएशन और टर्मिनेशन दोनों करवाएगा। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर अलर्ट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएशन और टर्मिनेशन। तो इन्हीं दीज मतलब अगर जो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले अगर किससे जुड़ा है, रो फैक्टर से जुड़ा है, अगर रो फैक्टर से जुड़ा, सिग्मा फैक्टर से जुड़ा है, सिग्मा से जुड़ा है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे एमआरएनए बन जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये आगे टर्मिनेशन पॉइंट पे जाएगा और जहाँ पे क्या है, सिग्मा फैक्टर है, जहाँ पे क्या है, सिग्मा नहीं है, रो फैक्टर है, जहाँ पे रो फैक्टर है वहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन ख़त्म हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो इनिशिएशन हो गई और इनिशिएशन हो गया और टर्मिनेशन हो गया, वो कौन करवा रहा है, वो सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर करवा रहे हैं। इलोंगेशन कौन करवा रहा है, ओनली इलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज करवा रहा है। एसोसिएशन विद दीज फैक्टर अलर्ट द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएशन और टर्मिनेशन। इन बैक्टीरिया सिंस द एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। बैक्टीरिया के अंदर सिंस द mRNA does not require any processing to become active and since the transcription and translation takes place in the same compartment there is no separation of cortisol साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का इसके अंदर कोई भी अलग अलग नहीं होता है। Many times the translation can be much before then mRNA is fully transcribed and continuously the transcription and translation can be coupled in bacteria। अब सुनो, तो एक तो ये अपने ने देखा था कि इसके अंदर क्या होएगा, बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया अपना, इसके अंदर कोई प्रोसेसिंग, एक पहली बात थी बैक्टीरिया के अंदर क्या नहीं होते, सिस्टोन नहीं होते, तो उसको क्या नहीं ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो डायरेक्ट क्या करने लगेगा, ट्रांसक्रिप्शन होते ही ट्रांसलेशन करना शुरू कर देगा या साथ साथ ही करने लगेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, ये क्या बैक्टीरिया के अंदर कोई न्यूक्लियस अलग से होता है, नहीं होता ना, साइटोप्लाज्म ही होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारी रिएक्शन चल रही होती है, तो यहाँ पे कपलिंग देखने को मिलती है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं,
या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सिक्वेंटली देयर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। क्या है? कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर ही ये दोनों रिएक्शंस है वो कपल होकर चलती है। ये हमें ओनली ऑन किस में? बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई भी सेपरेशन नहीं है किसका? साइटोप्लाज्म का और न्यूक्लियस का, और यहाँ पे कंटिन्यूसली रिएक्शन चलती जाएगी। ठीक है, बैक्टीरिया में कोई भी क्या नहीं है, बैक्टीरिया हो गया कोई भी, मतलब इसको कोई भी वो नहीं, प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके अंदर सिस्टोन है ही नहीं। जब इसके अंदर सिस्टोन है नहीं, मतलब सिस्टोन क्या वो नहीं है, इंट्रोन, मैंने पहले गलत बोल दिया था, कोई इंट्रोन नहीं है तो ये क्यों करेगा? ये करेगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में इन यूकैरियोट्स देयर आर दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी है यूकैरियोट्स के अंदर। तो यूकैरियोटिक वाले में जैसे प्रोकैरियोट था, तो प्रोकैरियोट में क्या था कि डायरेक्ट ही कोई प्रोसेसिंग हुए बिना ही डायरेक्ट क्या प्रोटीन बनना शुरू हो गई थी, पर यहाँ ऐसा नहीं होगा यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में क्या देखने को मिलेगा? आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ देखने को मिलेगी। तो वो क्या बोलता है कि देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज। एक तो यहाँ पे एक RNA पॉलीमरेज चाहिए नहीं, यहाँ पे 3 RNA पॉलीमरेज चाहिए न्यूक्लियस के अंदर। इन एडिशन टू RNA पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेली देयर आर द क्लियर कट डिवीजन ऑफ द लेबर। और सब RNA पॉलीमरेज अलग अलग काम करेगा। तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज 1 क्या करेगा? वो ट्रांसक्राइब करेगा, बनाएगा क्या? RNA। तो RNA कौन बनाता है? RNA पॉलीमरेज 1। तो RNA कौन बनाएगा? RNA पॉलीमरेज 1। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, और जिसके अंदर RNA के कितने कौन है? RNA में कौन आता है? RNA में 28 आता है, 18 आता है और 5.8 आता है। 28, 18 और 5.8। तो ये 8 वाले अपने को याद कर लेने हैं कि ये किस में आएगा? RNA में आएगा। किस में? RNA में आएगा। और ये क्या करवाता है? ये कौन करवाता है? RNA पॉलीमरेज 1 करवाएगा। और कौन आता है? 28, 18 और 5.8। वेयर द RNA पॉलीमरेज 3 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। और आपकी जो ये पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हुई थी ना, जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ रहे थे, जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस हुई थी जिसके अंदर न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे थे, वो कौन करवा रहा था? वो RNA पॉलीमरेज 3 करवा रहा था। तो RNA पॉलीमरेज 1 का पता चल गया, RNA पॉलीमरेज 3 का पता चल गया। और ये क्या करवाएगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। नहीं, मैंने गलत बोल दिया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गलत बोल दिया, मतलब काफ़ी सारी तो नहीं बोली। एक तो सिस्टोन की जगह इंट्रोन बोलना था मुझे। और RNA पॉलीमरेज 3 है ना, वो ट्रांसक्राइब tRNA बनवाएगा। RNA पॉलीमरेज 3 क्या बनवाएगा? tRNA बनवाएगा। और tRNA के कौन से एग्जांपल है? एक तो 5S RNA है और एक SN RNA है। 5S SN, ये किसका एग्जांपल है? tRNA का। 5S और tRNA क्या काम करता है? एज ए डिलीवरी बॉय काम करता है, जो कि न्यूक्लियोटाइड को उठा के इधर लाएगा, RNA पॉलीमरेज को सबस्ट्रेट देगा। तो वो तो कौन दे सकता है? ओनली यही दे सकता है ना, सबस्ट्रेट देगा। तो ये तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा इधर। फिर आप करते हैं RNA पॉलीमरेज 2। RNA पॉलीमरेज क्या है? प्रिकर्सर है, mRNA बनाएगा कि अपनी पूरी की पूरी जो mRNA बना था किससे बना है? वो RNA पॉलीमरेज 2 से बना है। ठीक है, द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA इज़ HNRNA। और क्या बनाएगा? HNRNA बनाएगा। और उससे क्या बनेगा? mRNA से HN। सुनो, पहले सही से सुनो इसको, कि RNA पॉलीमरेज था अपने पास, जो RNA पॉलीमरेज 2 था ना, वो क्या बनवाएगा? सबसे पहले mRNA बनवाएगा। उस mRNA HNRNA बनवाएगा। HNRNA में तो एक तो एक्सोन था, एक इंट्रोन था। अब ये दोनों अगर होंगे तो ये एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, तो अपने को इंट्रोन हटाना पड़ेगा। उस इंट्रोन को हटाएगा कौन? tRNA का भी कौन सा पार्ट? SNRNA, जो कि क्या करता है? स्प्लाइसिंग करवाता है। और एट द एंड अपने पास क्या बन जाएगा? mRNA। और वो mRNA क्या करवाएगा? वो प्रोटीन बनवाएगा। ठीक है, तीनों के तीनों याद हो गए। एक तो पॉलीमरेज 3 था जिसमें 8 वाले आ रहे थे, 8 वाला RNA आ रहा था। फिर आता है पॉलीमरेज, फिर आता है RNA पॉलीमरेज 2। पहले 2 था जिसमें 8 वाले आ रहे थे, 2 का मल्टीपल 8 वाला। फिर 3 है, 3 के अंदर कौन आ रहे हैं? एक तो tRNA, T से tRNA आ रहा है 3T 3T ऐसे याद रख सकते हैं, 3T। ठीक है, tRNA और ये 3 की जोड़ी मतलब काम बिगाड़ो, मतलब काटना, SNRNA, ये याद कर सकते हैं ऐसे। और ये न्यूक्लियर HNRNA हो गया। फिर सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी देखने को क्या मिलती है अपने को, कि ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन कंटेन बोथ एक्सोन एंड इंट्रोन। मतलब अपना जो पहले RNA बना था, सबसे पहले बना था, उसमें एक्सोन था, इंट्रोन था। तो उसके कारण क्या था कि वो नॉन फंक्शनल था, और उसकी अपने को क्या करनी पड़ी? स्प्लाइसिंग करनी पड़ी, उसको काटना पड़ा, इंट्रोन को रिमूव करना पड़ा, एक्सोन को ज्वाइन करना पड़ा। HRNA अंडरगोज द एडिशनल प्रोसेस, कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ी।
कैपिंग और टेलिंग करनी पड़ी। और एक और चीज़ करनी पड़ती है इसकी, कैपिंग करनी पड़ती है, टेलिंग करनी पड़ती है। कैपिंग किस साइड से करेंगे? कैपिंग 5 डैश एंड पे करेंगे। 5 डैश एंड मतलब प्रोमोटर वाला कैपिंग। कैपिंग पी से याद कर लो, पी करके आप आगे जाते हो ना, कहीं भी जाना होता है तो वो वैसे याद हो जाएगा कि यहाँ पे 5 डैश एंड पे क्या करनी पड़ी है? कैपिंग करनी पड़ी है। 5 डैश एंड पे कैपिंग करनी पड़ी है। और किस चीज़ की टोपी उड़ाओगे इसको? कैपिंग किस चीज़ की करोगे? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, MGT क्या है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडिड टू 5 डैश एंड ऑफ HNRNA। mRNA नहीं है ये मतलब mRNA नहीं है, HNRNA है, जिसके ऊपर आप कैपिंग करोगे। फिर आप टेलिंग करोगे। टेलिंग में आप एडाइन मतलब एडिनिन जोड़ोगे काफ़ी सारे, 200 से 300 जोड़ोगे 3 डैश पे। मतलब ये टेलिंग होगी इसकी। और ये इंडिपेंडेंट मैनर में होता है। जैसे आप टेलिंग में पहले तो आपने पी कैपिंग किया किसका? HNRNA का। फिर आपने टेलिंग की किसकी? एडाइनिलेट से, एडिनिन से टेल ए, लास्ट में ए, पहले बी फिर ए, है ना। तो 200 से 300 ऐड किए हैं। कितने किए हैं? 200 से 300 ऐड किए हैं, ठीक है। फिर HRNA को अब mRNA कहेंगे। मतलब HRNA से mRNA बनने के लिए क्या, देखो कितना कुछ हुआ है। पहले तो इसके एक्सोन से सबसे पहले अपने पास बना था, सबसे पहले डायरेक्ट अपने पास क्या बन गया था? ये देखो, इसमें एक्सोन इंट्रोन है तो HNRNA बन गया। इस HNRNA को फिर कैपिंग किया, टेलिंग किया, कैपिंग और टेलिंग किया। कैपिंग और टेलिंग करके फिर इसका ये जो इंट्रोन वाला पार्ट था वो हटाया, इंट्रोन वाला पार्ट हटाया। एक्सोन वाला जो ओनली एक्सप्रेसिव पार्ट था वो रखा। एक्सोन इंट्रोन को याद करने का तरीका भी मैंने बताया था कि कैसे याद करना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जो हमें एडिशन में काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपना जो mRNA जाके है वो RNA जो ट्रांसक्रिप्शन हुई थी उससे अब जाके प्रोटीन बनेगा। उससे पहले तो नहीं बन सकता। द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटीज़ नाउ बिगिंग टू अंडरस्टूड। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी समझ आती है कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी एन एसेंट फीचर ऑफ जीनोम, कि ये बहुत एसेंट फीचर है, मतलब बहुत पुराना है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन, जो कि तो यहाँ पे क्या है, आज वाली वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम ही रही है। कभी ऊपर वाला पार्ट ब्लैंक हो रहा है, कभी नीचे ऐड चल रही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है नो, पर कोई बात नहीं। तो एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब जो चीज़ थी कि एक तो एक्सोन इंट्रोन का एक्सोन का इंट्रोन का होना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो चीज़ें है ना ये बहुत पुरानी है, बहुत टाइम से, मतलब बहुत पुरानी है। जैसे स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है, ये रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबली एंड एंशिएंट फ्यूचर। मतलब ये स्प्लिट जीन का होना, इंट्रोन का होना, ये हमें प्राचीन चीज़ों के बारे में बताती है। इन प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन, ठीक है, रेमिसेंट ऑफ एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। और जो स्प्लाइसिंग, मतलब बिना स्प्लाइसिंग किए अपन काम नहीं कर सकते ना, जैसे ट्रांसक्रिप्शन आपका प्रोटीन नहीं बन सकता है। तो ये अपने को बताता है कि RNA वर्ल्ड है वो बहुत, उस टाइम में जैसे RNA वर्ल्ड है वो मतलब मेन होता था, तो वो बताता है कि डोमिनेंस बताता है किसकी? RNA वर्ल्ड की, स्प्लाइसिंग वाला। अब क्या ध्यान रखना है, एक्सोन इंट्रोन का होना, स्प्लाइसिंग जीन का होना अपने को क्या बताता है? एंशिएंट टाइम का बताता है। और दूसरा एंशिएंट टाइम का बताता है। दूसरा अपने को क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे RNA वर्ल्ड का, मतलब जो स्प्लाइसिंग करना, जो RNA स्प्लाइस कर रहा है, SNRNA कर रहा है, तो ये RNA वर्ल्ड के प्रेजेंट, मतलब RNA वर्ल्ड के बारे में बताता है। इन द रिसेंट टाइम द अंडरस्टैंडिंग ऑफ RNA एंड RNA डिपेंडेंट प्रोसेस इन लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम मोर इंपॉर्टेंट। RNA के बारे में, ये RNA डिपेंडेंट प्रोसेस वगैरह को उनको, ठीक है, ये इसके साथ ये कंप्लीट होता है। तो कल फिर नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर चलेंगे जो कि जेनेटिक कोड है। और जेनेटिक कोड काफ़ी बड़ा है ना भाई, याद नहीं होता, ये सच्ची में याद नहीं होता है, तो काफ़ी बड़ा है, जेनेटिक कोड वाला हो जाएगा। तो और शाम को आज लाइव रहेगा, तो उसके अंदर कौन से चैप्टर करेंगे? जूलॉजी आज शाम को नहीं, आज जूलॉजी नहीं करेंगे, आज तो हम ऑर्गेनिक करेंगे और सुबह जूलॉजी करेंगे। आज ऑर्गेनिक, अभी ऑर्गेनिक करेंगे, ऑर्गेनिक वाला भी थोड़ा रहता है पार्ट, वो करेंगे फिर, ठीक है, करते हैं।